वेलकम टू गोयल आईएएस। जैसे कि आप जानते हैं, हरियाणा लोक सेवा आयोग है, उसके द्वारा सिलेबस जारी किया जा चुका है और इसीलिए अब गोयल आईएएस की तरफ से आपको मेंस के जो पैटर्न है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस तरह से आपने उसको अटेम्प्ट करना है, उसमें आपकी सहायता करेगा। और अगर आपको पसंद आता है तो हमारा कोर्स जरूर लेना है, राइट। इस लेक्चर के एंड में हम देखेंगे कि किस तरह की हमारा फीस स्ट्रक्चर है फॉर योर मेंस। तो देखिए, आपका क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिख रहा होगा यहां पर। स्वामी विवेकानंद इज द स्पिरिचुअल फादर ऑफ मॉडर्न नेशनलिस्ट मूवमेंट। इलैबोरेट में मतलब होता है आपने इसको जो भी बोला हुआ है इसको आप थोड़ा सा आपने विस्तारित करना है, इसको समझाना है इलैबोरेट में, राइट। तो ये बात देखिए आपको समझना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद जी का जो जन्म हुआ है वो 1863 में हुआ है, राइट। 12 जनवरी 1863, राइट। इसीलिए नेशनल यूथ डे हम 12 जनवरी को मनाते हैं। और इनकी जो मृत्यु हुई है 1902 में हुई है, राइट। अगर इनकी मृत्यु थोड़ी पीछे हो जाती तो आई थिंक बंगाल का जो डिवीजन हुआ था वो नहीं हो पाता, राइट, मुझे लगता है ऐसा। तो 1863 में पैदा हुए थे और 1902 में इनकी डेथ हुई थी। और देखिए, इन्होंने जब ये 30 वर्ष के हुए थे 1893 में, तो शिकागो में एक रिलीजियस कॉन्फ्रेंस हुआ था, सभी देशों के लोग को बुलाया गया था। और वी आर वेरी लकी कि हमारे भारत की तरफ से स्वामी विवेकानंद जी गए थे एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पे। और जो 1863 में पैदा हुए और 1893 में जो ये शिकागो में पहुंचे हैं 30 वर्ष की आयु में, तो इन्होंने जो एक वैश्विक स्तर पे जो हमारे जो धर्म था, धर्म है मतलब था कहना गलत होगा, है, उसकी परिभाषा को बदला। क्योंकि देखिए 1893 से जो परिभाषा थी हमारे धर्म की, वो कहीं ना कहीं, या धर्म की जो परिभाषा थी अगर एक जनरलाइज वे में देखा जाए, धर्म को माना जाता था, रिलीजन को माना जाता था डॉगमा प्लस एडॉप्शन। इसका क्या मतलब है? डॉगमा मतलब होता है जहां पर आप प्रश्न नहीं पूछ सकते, और एडॉप्शन मतलब आपको ग्रहण करना होगा, राइट। अब मैं बताता हूं कैसे। जैसे समझ लीजिए कोई ब्रिटिशर्स हैं, वो कहीं ट्राइबल कम्युनिटी में गए, जनजातीय क्षेत्र में गए, जो किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं, तो वहां पर उनसे कहा जाएगा, जो भी हमारे जो फादर टाइप के लोग हैं, पॉप टाइप के लोग हैं, वो कहेंगे उनसे कि आपने ईसाई धर्म को कबूल कर लेना है, राइट। और उसमें जो भी कही हुई बातें हैं उनको बिना प्रश्न के आपने उनको मानना है, राइट। तो आपने क्या है, पहले तो ईसाई धर्म को कबूल कर लेना है, एक्सेप्ट कर लेना है, तो एडॉप्शन हो गया। और धर्म से जो भी धर्म में नियम बताए गए हैं, जो हम आपको बताएंगे, वो आपने करने हैं बिना प्रश्न किए। तो कुछ धर्म की व्याख्या इस तरह से की जाती थी बिफोर 1893। परंतु जो हमारे स्वामी विवेकानंद जी हैं, उन्होंने ये कॉन्फ्रेंस में वैश्विक स्तर पे ये बता दिया कि रिलीजन का मतलब ये नहीं होता है। रिलीजन का मतलब इन्होंने बताया है, रिलीजन इक्वल्स टू एक्सपीरियंस प्लस एथिक्स, नैतिकता, प्लस यूनिवर्सल। क्या लिखा मैंने? एक्सपीरियंस, एथिक्स, यूनिवर्सल। EEU करके याद हम इसको रखते हैं, EEU। अब इसका क्या मतलब है, साधारण तरीके से बताता हूं। एक्सपीरियंस मतलब ये कहते हैं कि आप किसी भी विचारधारा को, किसी भी धर्म को मानते हो तो आंख बंद करके नहीं मानना है। अगर कोई आग जल रही है उसको छुओ, अगर वो आपको जला रही है तो आपने अपने जो सेंसेस हैं उसका इस्तेमाल करना है कि आग जलाती है, आग के पास जाने से हमें दर्द होता है। तो ये हो गया एक्सपीरियंस। एथिक्स का मतलब है कि आपकी जो मॉरल वैल्यूज हैं वो डेवलप होनी चाहिए, सही और गलत का ज्ञान होना चाहिए। अर्थात एक उदाहरण देते हैं, ये दो तरह के व्यक्ति हैं। एक ऐसा व्यक्ति है, ये व्यक्ति जो है वो निरंतर मंदिर जाता है, टेंपल जाता रहता है, परंतु वो कभी भी किसी गरीबों की मदद नहीं करता है, टेंपल जाता रहता है। जो बी है वो टेंपल तो नहीं जा पाता है परंतु वो गरीबों की मदद करता है। तो उनके हिसाब से जो असली जो धार्मिक व्यक्ति है वो बी वाला है। एथिक्स, गुड कंडक्ट, राइट। तो ये एथिक्स हो गया। और यूनिवर्सल मतलब ये कहते हैं चाहे कोई भी धर्म है, चाहे वो इस्लाम है, चाहे वो सनातन है, चाहे वो ईसाई धर्म है, या कोई भी धर्म है, सभी धर्मों में जो उसका अंत है, जो एंड गोल है, वो एक ही है, जो कि है सत्य की तरफ, जो है मोक्ष की तरफ। तो यानी कि ये यूनिवर्सल से कहना चाह रहे हैं कि आपको किसी भी धर्म को बदलने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से आपको मैंने बताया, ये हैं हमारे स्वामी विवेकानंद। और 1893 के पश्चात जो धर्म की परिभाषा इन्होंने बदली और किस तरह से इन्होंने जो स्पिरिचुअलिटी को नेशनलिज्म से जोड़ा है, जिसकी वजह से आपको दिखेगा कि किस तरह से महात्मा गांधी जी कहेंगे
कि भैया मेरे जो देशभक्ति है उसको इंटेंसिफाई किया है स्वामी विवेकानंद ने। ये बात बोली गई है महात्मा गांधी जी द्वारा। तो इन्हीं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन तभी पूछा गया आपसे कि स्वामी विवेकानंद इज द स्पिरिचुअल फादर ऑफ मॉडर्न नेशनलिस्ट मूवमेंट। बिल्कुल, जो मैंने कहा गांधी जी हैं, सुभाष चंद्र बोस जी हैं, अरविंदो घोष हैं जो इनसे 9 सालों के बाद पैदा हुए हैं, जिन्होंने कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी में बहुत काम किया, अरविंदो घोष ने। तो इस तरह के जो लोग थे जिन्होंने नेशनल मूवमेंट में काफ़ी योगदान दिया है, वो कहीं ना कहीं प्रभावित थे स्वामी विवेकानंद के विचारों से। तो देखिए क्वेश्चन ये आपके सामने है, स्वामी विवेकानंद इज द स्पिरिचुअल फादर ऑफ द मॉडर्न नेशनलिस्ट मूवमेंट। इलैबोरेट करना है हमने, विस्तारित करना है। तो देखिए इसमें ध्यान से देखिए, मैंने बताई दिया आपको, जो स्वामी विवेकानंद हैं वो एक रिवर्ड स्पिरिचुअल लीडर और फिलोसफर है, यानी कि इन पे हम कभी डाउट नहीं कर सकते। ये बिल्कुल रिस्पेक्टफुल स्पिरिचुअल लीडर एंड फिलोसफर है, राइट। मैंने अभी आपको बताया था कि किस तरह से धार्मिक बातें करते थे और किस तरह से एकता की बात करते थे, और नेशनलिज्म में एकता की बात होती है, और किस तरह से इन्होंने स्पिरिचुअलिटी को जोड़ा है, राइट। आगे देखते हैं। However, the assertion that he is the spiritual father of the modern nationalist movement is profoundly accurate। ठीक है, कि ये बात जो ये कथन दिया जा रहा है कि ये एक स्पिरिचुअल फादर थे मॉडर्न नेशनलिस्ट मूवमेंट के, बिल्कुल जो हमारे आधुनिक भारत में जितने भी हमारे राष्ट्रीय स्तर के आंदोलन हुए हैं, उसके अंदर जो लोगों के अंदर जोश जो हुआ है, जो जोश पैदा हुआ है, उसके पीछे इन्हीं का योगदान है। वो अभी हम प्रूफ करेंगे कैसे, राइट। इनकी जो टीचिंग है, जो इनका विजन है, ठीक है, वो कोई पॉलिटिकल रोड मैप को तैयार नहीं करता, यानी कि आज़ादी के लिए कोई राजनीतिक जो दृष्टिकोण होता है ना, कि आज़ादी के बाद हमारा देश में क्या होगा, कैसे अधिकार होंगे, कौन सी हमने समाजवादी बन के रहना है, पूंजीवादी बन के रहना, इस तरह की विचारधारा इन्होंने नहीं करी थी। पॉलिटिकल रोड मैप इन्होंने हमें नहीं दिया था, परंतु इन्होंने कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक जोश जगाया था, जो लोगों की चेतना थी, जो आत्मा थी, जो बैठ चुकी थी, जो बिल्कुल सो चुकी थी, क्योंकि उनको खुद लग रहा था कि हम अब कुछ नहीं कर सकते, हम लोग कहीं ना कहीं जो गोरे लोग हैं उन्हीं के अंतर्गत हम काम कर सकते हैं, हम बने ही गुलामी करने के लिए। वही बात है कि हाथी के बच्चे को बचपन से चेन से बांध के रखिए, है ना, तो जब वो बड़ा भी हो जाता है तो हाथी का बच्चा वो चेन नहीं तोड़ता है, क्योंकि उसकी साइकोलॉजी में होता है कि वो चेन नहीं तोड़ पाएगा। पर जब वो बड़ा हो जाएगा तो वो चेन उसके लिए कुछ भी नहीं है। यही हुआ था भारतीयों के साथ। अंग्रेजों ने अपने आप को व्हाइट मैन बर्डन कह के कि हम गोरे लोग हैं, हमारी जिम्मेदारी है जो काले हैं, जो ब्राउन हैं, उन पे शासन करना, उनको जीना सिखाना। तो इसलिए कालों ने, यानी कि इंडियंस ने खुद ही मान लिया था कि हम नहीं हैं, हमारी आत्मा इतनी प्योरीफाई नहीं है कि हम राज कर सके, हम खुद का देश बना सके। पर यहीं पर स्वामी विवेकानंद जैसे लोगों का जन्म होता है, जो बताते हैं कि नहीं, आपकी जो आत्मा है, आप ऐसे देश से बिलोंग करते हैं जिसकी संस्कृति बहुत स्ट्रांग है, राइट। तो यही थे जिन्होंने भारत को एक राजनीतिक दृष्टिकोण से लोगों को नहीं दिखाया, एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से लोगों को दिखाया कि आप इस भूमि के हैं, जो भूमि कहीं ना कहीं बहुत बहुत सक्षम है, राइट। तो देखिए, ही प्रिपेयर्ड द ग्राउंड ऑफ नेशनलिज्म टू फ्लरिश अवेकनिंग द नेशन कॉन्शियस। जब आपके अंदर वो आता है ना कि मैं कर सकता हूं, जैसे आप में से काफी लोग ऐसे होते होंगे जो सोचेंगे मेरे बस का तो सिविल सर्विसेज नहीं है, पर आपके अगर चेतना में ये डाल दिया जाए कि क्यों नहीं कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली फिर आप पेपर निकाल देते हैं। इसलिए आपने देखा होगा सिविल सर्विसेज में ज़्यादातर 12th फेल, आपने देखा ही होगा, 12th फेल मूवी बनी हुई है, राइट। तो यही चीज़ है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे शुरू करेंगे। पहले हमने वो देखा था, हिज कंट्रीब्यूशन कैन बी अंडरस्टूड इन 4 हेड्स। देखिए इनके जो इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ावा दिया है, जो राष्ट्रीय आंदोलन के जो कार्यकर्ता है, उनके अंदर इन्होंने जो जोश जगाया है, उसको हम इन 4 जो हेडिंग्स हैं इसमें पढ़ सकते हैं, राइट। अब ये 4 हेडिंग क्या है? सबसे पहले राष्ट्रीय आत्मसम्मान और गौरव का जागरण, दूसरा है आपका आध्यात्मिक राष्ट्रवाद की अवधारणा, तीसरा है आपका जन समूह और युवाओं का सशक्तिकरण, और राष्ट्रवादी नेताओं पर प्रभाव। ठीक है, आइए इसको फटाफट देखते हैं, सिंपल वे में समझाऊंगा आपको। तो सबसे पहले है आपका आत्मसम्मान और गौरव का जागरण। क्या है इसमें? देखिए बिफोर विवेकानंद क्या था कि जो भारत के लोग थे, जो सेक्शन ऑफ द इंडियन था, जो भारत का वर्ग था, राइट, जो अपने कहीं ना कहीं एडुकेटेड क्लास थी भारत की, जिनके पास कमान थी, कहीं ना कहीं मैंने आपको जो पॉलिटी में पढ़ाया है, जिस तरह से भारतीयों को शामिल करना शुरू किया धीरे धीरे, अगर आपको याद हो कि भारतीयों को शामिल करना इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 से शुरू हो गया है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 से भारतीयों को शामिल किया जा रहा है। अब देखिए स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ है? 1863 में, और 1893 में ये कहीं ना कहीं बताते हैं कि हम किस देश से बिलोंग करते हैं। धर्म को ये बदलते हैं, धर्म की परिभाषा बदलते हैं, राइट, वो मैंने अभी स्टार्टिंग पढ़ाया आपको। तो देखिए भारतीयों को शामिल भी किया जा रहा है अगर शासन
प्रशासन में, पर भारतीय ये समझ रहे हैं कि उनकी आत्मा इतनी पवित्र नहीं है कि वो शासन कर पाए, वो खुद ही अपने आप को नौकर समझते थे, ठीक है। तो जो एडुकेटेड क्लास है, तो कहीं ना कहीं बिफोर विवेकानंद क्या थे, जो एडुकेटेड क्लास थे वो लोग खुद मानते थे कि हम इन्फीरियर हैं, हम जो ये गोरे लोग हैं इनसे इन्फीरियर है, राइट। आगे देखते हैं अब टर्निंग पॉइंट क्या है। तो विवेकानंद ने जो यहाँ पर देखिए ये समझाया ना, और हमारे देश के जो धर्म को, सनातन धर्म को इन्होंने उजागर किया, ठीक है। वेदांत को इन्होंने जो समझाया, वेदांतों की जो परिभाषा दी, तब लोगों को पता चला कि हमारी संस्कृति कितनी स्ट्रांग है, हम क्या हैं। जब वो अंदर से आता है ना, हम क्या हैं, ये प्रश्न जब आता है और ये पता चलता है कि हम क्या हैं, सबसे पहले प्रश्न आ रहा है हम क्या हैं, हु वी आर, हु वी आर, ये प्रश्न बन के आया, हम क्या हैं। फिर ये समझ में आ जाता है कि हु वी आर, हु वी आर, हम क्या हैं, क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहा हूं, फुल स्टॉप लगा रहा हूं। तो पहला प्रश्न आता है हम क्या हैं, हम कुछ भी नहीं है। फिर आगे हम ये हैं, अच्छा हमारी संस्कृति स्ट्रांग है, हमारी संस्कृति इतनी स्ट्रांग है, तो हमारे अंदर एक प्राउड आता है, तो उसे कहते हैं स्पिरिचुअलिटी। तो इन्होंने जो शिकागो में ये भाषण दिया था, उसके बाद लोगों के अंदर जो क्वेश्चन मार्क से कहाँ पहुंच गए वो लोग, हु वी आर, इसी को कहते हैं स्पिरिचुअलिटी, राइट। तो ये चीज़ याद रखिएगा इनके लेक्चर के बाद। अब बताइए जिन्होंने सुना होगा, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो जोश आ रहा होगा, तो सोचिए उस समय इन्होंने जब बोला होगा तो कितना जोश आया होगा, ठीक है। तो ये था इनका अवेकनिंग ऑफ नेशनल सेल्फ रिस्पेक्ट एंड प्राइड, ये जो भाषण था शिकागो का। तो लोगों के अंदर ये समझ में आया कि हम क्या हैं, हमारा राष्ट्र क्या है, हमारा देश क्या है। वो केवल एक राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं है, वो एक हमारी मातृभाषा है, वो मातृ है, हमारे माँ का दर्जा है हमारे देश के लिए, राइट। अब आगे देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ स्पिरिचुअल नेशनलिज्म। अब देखो दूसरा मैंने यही बताया, यहीं से जन्म होगा कॉन्सेप्ट ऑफ स्पिरिचुअल नेशनलिज्म। नेशनलिज्म को किससे जोड़ दिया गया है, स्पिरिचुअल, यानी कि यहां पर देखिए माँ के गले में आपने माला देखी। अब हम क्या करते हैं, देवी देवताओं को, जैसे सनातन धर्म को अगर मैं देखूं तो वहां पर देवी देवताओं के गले में माला डालते हैं और माँ का दर्जा दिया जा रहा है। तो आप बताइए, आप अपनी माँ को किसी गैर जो मुल्क है उसके द्वारा शासन करने देंगे, नहीं ना। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक राष्ट्र भावना उत्पन्न होगी। तो यहीं पर हमें दिखता है कि भारत माता, यानी कि भारत को केवल भारत ना रहने दिया, जिसको माता का दर्जा दिला दिया है, वो है आपके स्वामी विवेकानंद। आगे इनकी विचारधारा को अरविंदो घोष भी फैलाएंगे, राइट। ही फेमसली स्टेटेड दैट द सॉइल ऑफ इंडिया वॉज हिज हाइस्ट हेवन। वो जो मिट्टी होता है ना, मिट्टी के लिए जान दे देने वाली बात, मिट्टी असल में क्या है, यही मेरा कर्म भूमि है, यही मेरी मातृभूमि है। इस तरह की भावना उत्पन्न करने वाले थे स्वामी विवेकानंद। तो आप समझ गए होंगे इस तरह की भावना, इसे कहते हैं स्पिरिचुअलिटी। जब मैंने कहा ना, जब ये प्रश्न का आंसर मिल जाता है कि मैं कौन हूं, और जब ये भावना जुड़ जाती है कि मुझे अब मेरी मातृभूमि की रक्षा करनी है, मेरी मातृभूमि में कोई बाहरी आदमी नहीं चाहिए, तो यहीं से जन्म होता है राष्ट्रवाद का, ठीक है। तो ये चीज आप समझ गए होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा देखिए, इनका जो तीसरा था, एम्पावरमेंट ऑफ द मासेस एंड द यूथ। इनका ये मानना था कि देखिए सबसे पहले तो शिक्षा की अगर बात करेंगे, ये शिक्षा, कौन सी शिक्षा में ज़्यादा विश्वास रखते थे, ये वो वाली शिक्षा में ज़्यादा विश्वास रखते थे जो शिक्षा ह्यूमन ने इन्वेंट करी, ह्यूमन, इंसान ने जो शिक्षा का आविष्कार किया है, जिसमें तथ्य है, जिसमें तर्क है, उस शिक्षा का इन्होंने ज़्यादा सम्मान किया। और ये चाहते थे हमारे देश के जितने भी यूथ हैं वो पढ़े लिखे, ऑर्थोडॉक्सी में ना जाए, क्योंकि जितना आपका शिक्षित वर्ग कम होगा उतना आप कट्टरता की तरफ जाते हैं, और जितने आप शिक्षित होते हैं उतना आप कट्टरता के विरुद्ध जाते हैं, राइट। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि किसी अगर यूथ को अरोस करना है, उसको कहीं ना कहीं उजागर करना है, तो कहीं ना कहीं उसे क्या करना है, उसे शिक्षित करना है, ठीक है। आगे देखते हैं, और ये यूथ के लिए देखिए क्या कहते हैं, उठो जागो लक्ष्य प्राप्त होने तक मत रुको, उठो जागो लक्ष्य प्राप्त होने तक मत रुको। तो इस तरह की विचारधारा किसकी थी, स्वामी विवेकानंद की, और ये ज्यादा यूथ को टारगेट करते थे। और मैंने बताया था मनुष्य निर्माण शिक्षा पर उनका ध्यान था, क्योंकि मनुष्य निर्माण जो शिक्षा थी उसमें चरित्र निर्माण हमें दिखता है, ठीक है, शक्ति हमें दिखता है, कहीं ना कहीं निर्भयता हमें दिखती है, फेयरनेस, ठीक है। जिससे कि ये तीनों जो आपके जो एक वर्च्यू हैं, वैल्यूज हैं, उसके द्वारा क्या होता है कि आपके अंदर एक आत्मशक्ति आती है और आप कहीं ना कहीं सही तरफ जाते हैं। मतलब आपका मेरा कहने का मतलब है कि आपके अंदर जो एक तर्कपूर्ण जो व्यवहार होता है वो निकल आता है, राइट। जैसे आज के हिसाब से आप समझिए, एक तरफ आपके मदरसे चलते हैं, मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है कि आपने ऐसा करना है, धार्मिक बातें ज़्यादा पढ़ाई जाती हैं। अब बताइए धार्मिक बातों से क्या विज्ञान उत्पन्न होगा, नहीं होगा ना। क्या धार्मिक बातों से
वैल्यूज उत्पन्न होती है, नहीं, क्योंकि धार्मिक हमें ज्यादा अपने धर्म के प्रति ज्यादा सिखा देता है। जैसे मदरसों की बात कर रहा हूं जहां पर कट्टरता बताती है, कट्टरता पढ़ाई जाती है, ठीक है। परंतु जहां पर आपका धर्म को एक तथ्यपूर्ण, धर्म को एक तर्कपूर्ण पढ़ाया जाता है, तो वो कहीं ना कहीं ज्यादा सर्वोच्च माना गया है विवेकानंद जी के द्वारा, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। तो ये कहते थे कि सबसे पहले तो जो यूथ है, यूथ को हमेशा पढ़ाई के प्रति उजागर होना चाहिए, और पढ़ाई कौन सी होनी चाहिए, जो इंसान द्वारा बनाई गई है उस पढ़ाई को इन्होंने ज़्यादा, यानी कि इसे आप कह सकते हैं वैज्ञानिक पढ़ाई को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, तर्क को ये ज़्यादा ध्यान देते हैं, और ये कहते हैं कि जब मिल के काम होता है वही काम हासिल किया जाता है, राइट। तो इस तरह की बात ही हमें बताते हैं। तो यहीं से इनको मास समझ में आ गया, राइट। जो भी हमारे गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग हैं, उनको ये समझ में आ गया कि अगर कोई परिवर्तन लाना है समाज में तो उसमें मास मूवमेंट होना जरूरी है, राइट। और चौथा हमें क्या दिखता है, इन्फ्लुएंस ऑफ नेशनलिस्ट लीडर। देखिए इतनी सब बातों से आपको पता है कि कहीं ना कहीं हमारे नेशनलिस्ट लीडर इन्फ्लुएंस होने वाले हैं। जैसे सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि मेकर ऑफ द मॉडर्न इंडिया, मेकर ऑफ द मॉडर्न इंडिया। क्यों? क्योंकि देखो याद करो 1893 में इन्होंने जो भाषण दिया था उसके बाद इन्होंने धर्म की परिभाषा बदल दी थी और भारत के धर्म को समझाया, वेदांत को समझाया कैसा है। तो कहीं ना कहीं लोग जो एक संकीर्ण भावना में पहले जीते थे भारतीय, अब उनको पता चल गया कि हमारा जो देश है, हम जिस मिट्टी के हैं, हम संकीर्ण नहीं हैं, हम औरों के बराबर हैं, ठीक है। तो इसीलिए फिर सब एकजुट हो गए और आंदोलन के लिए खड़े हो गए। तो ये भावना जगाने वाले कौन है? स्वामी विवेकानंद। इसलिए कहते हैं मेकर ऑफ द मॉडर्न इंडिया। कौन कहता है? सुभाष चंद्र बोस जी के लिए, विवेकानंद जी के लिए कौन कहते हैं? सुभाष चंद्र बोस जी, मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। वैसे ही अरबिंदो घोष, मैंने बताया था 9 साल बाद इनका जन्म हो गया था, इनका भी जिक्र होता है कि इन्होंने भी नेशनलिज्म और स्पिरिचुअलिटी को बिल्कुल जोड़ा था। तो ये कहते हैं कि स्टेटेड विवेकानंद इन्फ्लुएंस वाज इंस्ट्रूमेंटल इन अवेकनिंग इंडिया, राइट। कि क्या कहा? भारत को जगाने में विवेकानंद का प्रभाव जो था महत्वपूर्ण था, राइट। क्योंकि जब तक आपके अंदर ये समझ में नहीं आएगा मैं कौन हूं, तब तक आप अपना मकसद हासिल नहीं कर सकते। अगर आपके अंदर आता है कि मैं सिविल्स नहीं निकाल सकता, तो कहां से निकालोगे? पहले तो आपके अंदर आना चाहिए ना कि मैं निकाल सकता हूं, फिर प्रयास होता है। और गांधी जी का देखिए, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मैंने जैसे बताया था गांधी जी ने कहा था कि मेरे अंदर राष्ट्र भावना को इंटेंसिफाई, उसको और बढ़ाने वाले हैं कौन? स्वामी विवेकानंद। तो इस तरह से आपने देखा, जब इस तरह के लीडर के अंदर ये जोश जागा, तो आप इनका नाम आप जानते ही हैं कि कितने महत्वपूर्ण है। और इसी कारण क्या हुआ कि हमारा आंदोलन तीव्र हुआ। तो ये बात सत्य है कि स्वामी विवेकानंद का नाम आपने कभी किसी आंदोलन में नहीं सुना होगा, एक्टिव पार्टिसिपेशन इनका नहीं था, परंतु इनके विचारों ने जो चिंगारी लोगों के अंदर जगाई, अंत में आपको पता है कि भारत आजाद हुआ। तभी मैंने कहा था कि अगर इनकी मृत्यु 1902 में नहीं होती तो मैं शॉर्ट हूं कि बंगाल का विभाजन नहीं होता। तो ये मैंने बता दिया आपको। ये है कि वही बात है कि इन्होंने राष्ट्रवादी नेताओं पर प्रभाव, ही प्रोवाइडेड फिलोसफिकल फ्यूल एंड मॉरल करेज। फिलोसफिकल फ्यूल मतलब होता है एक उद्देश्य होता है ना, एक लक्ष्य होता है। जैसे समाजवादी विचारधारा, वहां पर क्या होगा, जो हमारी प्रोलिटेरिएट क्लास है, यानी कि जो मजदूर वर्ग है, शासन उसके पास होगा। तो ऐसे ही इन्होंने एक फिलोसफिकल एंगल दिया। इन्होंने क्या दिया कि जो राष्ट्रवाद है वो हमेशा किससे जुड़ा हुआ होना चाहिए? स्पिरिचुअलिटी से। इसीलिए आज भी आप देखते होंगे आर्टिकल 1 में इंडिया डेट इज भारत, भारत को जरूर रखा गया है। भारत जो शब्द है वो अंग्रेजों ने नहीं दिया, अंग्रेजों ने तो इंडिया बोला था इसको। भारत जो जुड़ा हुआ है वो एक स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ है। तो अब आप अपना आर्टिकल देख सकते हैं, आर्टिकल 1, इंडिया डेट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, वो भारत शब्द आता है, राइट। और मॉरल करेज, मॉरल मैंने बता दिया, क्योंकि मॉरल, अच्छा देखिए फिलोसफिकल और मॉरल में क्या डिफरेंस होता है। फिलोसफिकल होता है आपका उद्देश्य, जैसे मैंने यहाँ पर आपको सोशलिज्म बताया, समाजवाद बताया ना कि किस तरह से किसके पास शासन होगा। और मॉरल का मतलब होता है जहां पर आपको ये प्रश्न मिल जाता है, जो कॉन्शियस की बातें होती हैं, अंदर आपकी जो चिंतन की बातें होती हैं वो मॉरल में होती हैं। जैसे मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, ये सब आपका मॉरल होता है। फिर ये क्या करता है, देखिए मॉरल का जो डेवलपमेंट होता है वो स्पिरिचुअलिटी से होता है। इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, मॉरल का जन्म कहां से होता है? स्पिरिचुअलिटी से होता है। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी आपको ये जवाब दे देती है आप कौन है, और जैसे ही आपको जवाब मिल जाता है तो मॉरल क्या करता है, आपको फिर एक अच्छा व्यक्ति बनाता है, आप समाज के लिए अच्छा काम करने लगते हैं। मैंने बताया ना, एक आदमी है जो मंदिर रोज जाता है पर गरीबों की मदद नहीं करता है, और दूसरा आदमी है जो मंदिर नहीं जाता है पर गरीबों की मदद करता है। तो मॉरली ज्यादा स्ट्रांग कौन है? वह व्यक्ति जो गरीबों की मदद कर रहा है, जो मंदिर नहीं जा रहा है, गरीबों की मदद कर रहा है। अब वो क्यों कर रहा है? क्योंकि उसे पता चल गया। तो स्पिरिचुअलिटी ने उसको बताया कि भैया गरीबों की मदद करना ही असली मोक्ष है, राइट। तो ये चीज याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट।
अब इसका कंक्लूजन क्या है, हम कंक्लूजन लिखते हैं ना मेंस में राष्ट्र में, तो कंक्लूजन क्या है कि स्वामी विवेकानंद ने एक्टिवली तो पार्टिसिपेट नहीं किया था किसी भी राष्ट्रीय आंदोलन में, पर उनके विचारों ने कहीं ना कहीं एक फिलोसफिकल एंगल दिया, उद्देश्य दिया, एक मॉरल डेवलपमेंट किया, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी के बिना तो मॉरल डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता, राइट। तो ये चीज़ यहाँ देख लीजिएगा, मैंने एक सिंपल वे में आपको बता दिया, राइट। तो यहाँ पर ये आप इसको समझ लीजिए, ये जो पेड़ आपको दिख रहा है ये पेड़ हैं स्वामी विवेकानंद। इन्होंने देखिए लोगों को नई राह दिखाई, ये राइट। 1893 में जो एक नया सवेरा था धर्म को जानने के लिए, धर्म को समझने के लिए एक नया सवेरा था, क्योंकि उससे पहले क्या था, धर्म को ये माना जाता था कि तुम्हारा धर्म छोटा है, हमारा धर्म बड़ा है, आपने पहले हमारा धर्म अपनाना पड़ेगा और धर्म को बिना किसी क्वेश्चनिंग के मानना है, राइट। तो नया सवेरा उन्होंने दिखाया और उन्होंने कहीं ना कहीं बताया कि मास मूवमेंट बहुत ज़रूरी होता है किसी भी कार्य को करने के लिए, राइट। और उन्होंने नई चेतना जगाई, राइट। और कहीं ना कहीं उन्होंने नेशनलिज्म, स्पिरिचुअलिटी को किससे जोड़ा, नेशनलिज्म। तो इसीलिए आपको दिख रहा है यहाँ पर भारत का नक्शा दिख रहा है, वहाँ पर एक झंडा भी दिख रहा है, राइट। तो कहीं ना कहीं उनके लिए भारत केवल एक राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं था, बाकायदा एक स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ा हुआ था। तो राष्ट्रवाद को किससे जोड़ा था, नेशनलिज्म को किससे जोड़ा था, स्पिरिचुअलिटी से। तो ये थे हमारे स्वामी विवेकानंद। तो ये बात सही है कि एक्टिवली पार्टिसिपेशन नहीं था, पर वो राष्ट्रीय भावना के लिए जो चिंगारी जगाने वाले थे वो थे हमारे कौन, स्वामी विवेकानंद। तो देखिए कितना आसान है, राइट। ये कंक्लूजन मैंने बताई दी आपको सिंपल वे में, ठीक है। तो क्या देखो, उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन की राजनीतिक इमारत का निर्माण नहीं किया, बिल्कुल सही बात है, उन्होंने निर्माण नहीं किया, बल्कि उन्होंने राष्ट्र की आत्मा और चरित्र को गढ़ा, वह नैतिक और आध्यात्मिक नींव प्रदान की जिस पर आधुनिक भारत राष्ट्रवाद की पूरी संरचना का निर्माण हुआ। जैसा आज एक शब्द है सेक्युलर, भारत एक सेक्युलर है नहीं है, तो उन्होंने तो बोला था, मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में, उन्होंने 1893 के बाद उन्होंने एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट दिया था कि कोई भी धर्म है वो किसी से छोटा बड़ा नहीं होता है, क्योंकि हर धर्म अंत में एक ही बात करता है, उसका एक ही उद्देश्य होता है। तो यहीं से तो सेक्युलर का जन्म होता है कि भारत ने सेक्युलर शब्द को रखा, राइट। तो आपने देखा होगा किस तरह से, तो ये आप समझ गए होंगे कि एक्टिवली पार्टिसिपेशन नहीं उनका। तो देखा इस तरह से आपको पढ़ाया जा रहा है, जैसे कि एक सिंपल वे में आपको समझाया जा रहा है, राइट। जैसे कि जिसने कभी फिलॉसफी छुई भी नहीं है उसको भी ये समझ में आए, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट करें, शेयर करें। अब प्रश्न है कि सर ये कोर्स हमें कितने का पड़ेगा टोटल, इस तरह से ही आपको पढ़ाया जाएगा। तो ये कोर्स आपको टोटल पड़ेगा, जिसमें प्रीलिम्स की तैयारी होगी और मेंस की तैयारी होगी, सारा कंप्लीट कोर्स होगा ये। यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल होंगी, स्टडी मटेरियल भी दिया जाएगा, और याद रखें प्री मेंस दोनों। तो ये आपको पड़ेगा मात्र 14,999 का।